रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौह कुरानी को देखें, याद करें। समझ में आ गया? अपने दिमाग में बसाएं, ये दुआ मांगे और इस दुआ से पहले एक सूरा भी पढ़ लें। क्या एक सूरा है? बल्कि एक दुआ और पढ़ लें, रब्बना फ़िरली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना फ़िरली वलिवलिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा फ़िर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद्दुनिया वल आख़िरा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से। दिल से पढ़िएगा। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ फ़िक्र और गम से, यानी खुशियाँ मिले आपको। और तेरी पनाह चाहता हूँ आजिज़ी और सुस्ती से, यानी सुस्ती से बचें। और तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़ल से, यानी डरपोक ना बने और बहादुर बने और कंजूस ना बने। और तेरी पनाह चाहता हूँ कर्ज़ के बोझ से, यानी आप पे कर्ज़ा ना हो। और तेरी पनाह चाहता हूँ लोगों के दबाव से, किसी किस्म का प्रेशर ना हो लोगों का। आज़ाद हूँ, आज़ाद। इसी आज़ादी के टॉपिक को आज पढ़ेंगे। हेगल हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। हज़रत अली गुलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और मोमिनों के खलीफा भी हैं, इमाम भी हैं, और इल्म का दरवाज़ा भी हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे, तन्हा तन्हा। प्लीज़ ऐब को नज़रअंदाज किया करें एक दूसरे के। हेगल जो है वो इसका ताल्लुक जर्मनी से था और 1770 में पैदा हुए और 1831 में ये दुनिया से चले गए। इन्होंने फ़िलासफ़ी बनाई जो फ्रीडम पे थी, आज़ादी के ऊपर थी। बेहतरीन फ़िलासफ़ी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसको मैंने आसान करने की कोशिश की। लोग अक्सर इस हेगल के नाम से डरते हैं और फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट और टीचर इवन पढ़ाने से घबराते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। घबराइएगा नहीं, आपको तो बहुत आसान लगेगा, आप कहेंगे तो बच्चों वाली बात है। इतना मैंने आसान किया है इसको, ठीक है ना? तो कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा नाम है, और चार्ल्स टेलर, ये दोनों बड़े इंस्पायर थे हेगल की जो थ्योरी दी है फ्रीडम की। इन्होंने कादिज़म 45 साल के बाद पैदा हुए हेगल के, तो यानी कादिज़म से ये 45 साल के बाद हेगल के कादिज़म पैदा हुए। यानी ये बहुत पुराने हेगल नहीं है, ये मत समझिएगा कोई बहुत पुरानी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको। हेगल कादिज़म के से पीरियड से थोड़े अरसे पहले इनका वजूद था। तो ये 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम से उठाए हैं मैंने, जो आपके CSS में आते हैं। पूरे छपे हुए क्वेश्चन हैं। एक 2020 में आया, एक 2019 में आया। इस दफ़ा बहुत इम्पोर्टेंट है हेगल, याद रखिएगा। आज इनके इस सवाल को समझ लें। कहते हैं एग्जामिन करें, यानी एग्जामिन माने तज्जिया करें, डिटेल में समझें। जो व्यूज़ हैं, अब क्या है कि हेगल की क्या है, एग्जामिन करना है कि हेगल का व्यू क्या है। व्यू जो उसने स्पिरिट के बारे में दिया, क्या स्पिरिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, याद रखिएगा। कहता है स्पिरिट इज नथिंग, स्पिरिट कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर कहता है स्पिरिट जो है वो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है। स्पिरिट से ह्यूमन की जो सोसाइटी में हम देखते हैं, देखें पुराने ज़माने में पर्शियन एम्पायर हमने देखा, रोमन एम्पायर देखा, हमने इजिप्शियन एम्पायर देखा, हम बेजेंटीन एम्पायर देखा, फिर हमने ये क्या है, ये मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस आती रही, ह्यूमन में डेवलपमेंट होती रही, ठीक है ना। उसकी थॉट्स बदली, मैच्योरिटी आ गई, ठीक है ना। तो यही चीज़ को स्पिरिट कहते हैं कि स्पिरिट जो है कुछ भी नहीं है, और बल्कि ये क्या है, स्पिरिट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस है। ह्यूमन का जो दिमाग का ब्रॉड माइंडेड, कॉन्शियस माने ह्यूमन जो है मजीद डेवलप हुआ है टू द रियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी। जैसे जैसे उसने पॉलिटिकल सियासी जो है उसमें मैच्योरिटी आई। पॉलिटिकल ये नहीं सब पॉलिटिकल है ना। अब जैसे आप कहते हैं किंग है, मिसाल की तरफ है, प्रेसिडेंट है, PM है, पार्लियामेंट है, ये सब क्या है, पॉलिटिकल चीज़ें हैं ना। वो उससे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आई। ग्लोबल को एग्जिस्टेंस मतलब क्या, हम ग्लोबलाइजेशन में आ गए। हम
एक दो मुल्क बन गए नहीं, बल्कि आज 193 मुल्क बन गए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने लगे। ठीक है ना, ये सब एक ग्लोबलाइजेशन का वजूद आया। कैसे आया? पॉलिटिकल मैच्योरिटी की वजह से। समझ में आ रहा है या नहीं? मैंने इमरान खान से एक चीज़ पूछी थी जब वो पीएम बनना चाह रहा था। मैंने कहा आप जो है वो मुल्क की खिदमत करना है तो आप छोड़ो सियासत को, आप समाज में सोशल वर्क करो। तो उसने कहा देखें, जो कौमों में ना जो चेंजेस आती हैं वो सियासी शऊर से आती हैं, पॉलिटिकल मैच्योरिटी से आती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात कही थी उसने। जब तक आप पॉलिटिकली हम स्ट्रांग नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका जो वजूद है वो दुनिया में पीछे रह जाएगा, और आप दुनिया में एक बेहतरीन कौम नहीं बन सकेंगे। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो। ये बात इतनी सी, इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। और ये खुशी है इस बात की होती है कि सीएसएस के अंदर पूरा पूरा सवाल छपा हुआ होता है। सीए के अंदर तो क्वेश्चन बदल देते हैं, सीएसएस में नहीं बदलते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूँ सीएसएस आसान है, सीए मुश्किल है। पता है हेगल ने क्या दिया? पॉलिटिकल फिलॉसफी दी। पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या दी उसने? कि हेगल ने दिया वो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, उसने क्या बताया कि वो फ्रीडम। उसने कहा फ्रीडम। अब फ्रीडम के बारे में दो बातें क्या है। नंबर वन, फ्रीडम में बता रहे हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। अब यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या मतलब? खुद अपनी राय का तयन करना, अपनी बात को तय करना। किस बेस पे? ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। ऑब्जेक्टिव डायमेंशन क्या होती है? एक होती है सब्जेक्टिव डायमेंशन, एक होती है ऑब्जेक्टिव डायमेंशन। ऑब्जेक्टिव डायमेंशन जो है याद रखना वो पॉजिटिव है, और जो क्या नाम है सब्जेक्टिव डायमेंशन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव डायमेंशन का मतलब है अपने बारे में सोचना, ठीक है ना, अपने गोल्स को हासिल करना। और ऑब्जेक्टिव डायमेंशन का फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपने अपना फायदा देखना ही देखना है बात, लेकिन आपने दूसरों को भी ये देखना है कि मेरी फ्रीडम से दूसरे लोग मुतासिर ना हो। ठीक है ना। अब आते हैं हेगल का व्यू में। देखिए जो व्यू है फ्रीडम का, उसके लिए उसने इस्तेमाल किया क्या चीज़ है? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट। देखिए ऊपर लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट, गाइस्ट या माइंड एक ही बात है। माइंड भी कह सकते हैं, स्पिरिट भी कह सकते हैं, गाइस्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उससे SGM याद रखें, SGM कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट, गाइस्ट और माइंड, ये दिया फ्रीडम को समझाने के लिए। कहते हैं स्पिरिट जो है वो डेवलप होती है स्टेजेस में, यानी माइंड आपका जो डेवलप होता है स्टेजेस में। ऐसा नहीं होता कि फॉर्म पैदा हुई और बिल्कुल मैच्योर हो गई, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप सामने है कि जब इंसान दुनिया में आया, पहले वो पत्थर के ज़माने में था, फिर वो लोहे के ज़माने में आया, फिर उसने स्टील पैदा किया, फिर उसने पहिया पैदा किया, फिर उसने कम क्या नाम है मैकेनिकल चीज़ें लाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लाया, फिर कंप्यूटर पे आया। सोसाइटी डेवलप हो रही है, थॉट्स डेवलप हो रहे हैं। पॉलिटिकली आदमी पॉलिटिकली जो है वो चेंज हो रहा है। पहले बादशाह होता था, वो जाने ले लिया करता था। अब बादशाह के पास इतनी पावर्स नहीं है। मोनार्की बादशाह को कहते हैं ना, मोनार्की बहुत स्ट्रांग होती थी, वो स्ट्रांग नहीं रही। अब मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, कहीं पार्लियामेंट आ गई, कहीं डेमोक्रेसी आ गई। तो ये डेवलपमेंट हो रही है सोसाइटी में। लेकिन याद रखें हेगल डेमोक्रेसी को नहीं मानता था, ये भी याद रखिएगा साथ में। डेमोक्रेसी के बारे में से कुछ नहीं बोला। तो क्या देखा आपने, स्पिरिट जो है वो डेवलप होती है थ्रू स्टेजेस। इंसान का माइंड या इंसान का गाइस जो है वो स्टेजेस से होता है। ये पैदा हुआ बच्चे से आप उम्मीद नहीं कर सकते जिससे हम कि वो पढ़ी लिखी बातें करेगा, क्योंकि टाइम चाहिए होगा डेवलप होने में। तो सोसाइटी भी डेवलप होने में टाइम लेती है। ये स्पिरिट जो है आदमी की या हर बंदे के अंदर जो स्पिरिट है, माइंड है, वो डेवलप होता है स्टेजेस से। मेरी आज जो थॉट्स हैं वो आज से 20 साल पहले नहीं थी, मेरी थॉट्स डिफरेंट थी। ठीक है ना। मेरा बाप मुझे कहता था पढ़ने के लिए, मैं कहता था मेरा दुश्मन है। आज मैं कहता हूँ कि नहीं वो सही कहता था। ठीक है ना। तो ये स्टेजेस से चेंज होता है। इसी तरह पोलिटिकल थॉट्स भी चेंज होती हैं। तो इससे बहरहाल पोलिटिकल ज़्यादा पे ज़्यादा बात की तो हम पोलिटिकल बात करेंगे। पोलिटिकली जो है वो आदमी जो है के अंदर जो माइंड है वो एक स्टेज से ग्रो करता है।
और इस चीज़ को वो डायलेक्टिक्स कहता है। डायलेक्टिक्स जो है इसी को कहते हैं, किसको, कि डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस को कहते हैं डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का मतलब है, क्या मतलब है, डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, DTS, क्या, डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, DTS, डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस, DTS, डेवलपमेंट थ्रू स्टेजेस। सो क्या कहते हैं, डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स भी अभी समझ में आ गया। और डायलेक्टिक्स क्या होती है कि आदमी के अंदर जो पॉलिटिकली जो चेंज आ रही होती है। फिर उसने कहा चेंज का जो आखिर एंड है वो स्टेट है। स्टेट हम पढ़ेंगे। उसने बताया स्टेट क्या होता है। उसने कहा फाइनली जब अभी ये जो डेवलपमेंट जो हो रही होती है बार बार, जिसको डायलेक्टिक्स कहते हैं, वो एंड होती है वहाँ पे जहाँ पे स्टेट का जो जो स्टेज है वो कहलाती है, आखिरी स्टेज जो है वो स्टेट है। स्टेट, ये कौन है, आखिरी स्टेज है। स्टेज आखिरी है और इसको स्टेट कहते हैं। ठीक है, ओके, याद रहेगा। इसको थोड़ा सा आप देख लें, अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल पे बात की है, फ्रीडम पे बात की है। फ्रीडम से बात किया है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव नेगेटिव फ्रीडम होती है, याद रखिएगा। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव फ्रीडम पे बात कर रहा है। समझ में आ गया। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट समझ में आया कि स्पिरिट कुछ भी नहीं है, गाइस के माइंड को कहते हैं। माइंड डेवलप होता है टाइम के टू टाइम, और उस अमल को, उस प्रोसेस को हम बोलें से डायलेक्टिक्स कहेंगे। अब ये बोलना, इस जो स्पिरिट जो है, आदमी जो है वो डेवलप होता है टाइम टू टाइम, एक इतना बड़ा लफ्ज की जगह एक अल्फाज क्या, एक वर्ड चाहिए, क्या, डायलेक्टिक्स। इसका मतलब हो गया कि वे सोसाइटी चेंज, द माइंड चेंज थ्रू ए प्रोसेस। इतना बड़ा लफ्ज नहीं बोले ना, इंग्लिश छोटी बोले। समझ में आ गया। हेगल जो है प्रोपोनेंट है पॉजिटिव फ्रीडम का, जिसको वो ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम कहता है। नेगेटिव फ्रीडम को ये ज़्यादा फोकस नहीं करता। नेगेटिव फ्रीडम क्या होती है, मिसाल के तौर पर मुझे एक आज़ादी है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या, कि लॉ ने मना नहीं किया है और मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है तो मैं ना करूँ। भले वो लॉ ने मना नहीं किया, मिसाल के तौर पर लॉ ने नहीं मुझे कहा है कि नमाज पढ़ोगे, तो मैं नहीं पढ़ता। ये नमाज तो पढ़नी चाहिए ना। हर चीज़ में हम ये थोड़ी सोचा करें कि लॉ कहता है तो करूँगा, लॉ कहता है तो नहीं करूँगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीज जगहों पे अगर लॉ ने आपको फ्रीडम दी हुई है, लेकिन फिर भी आप क्या करें, आप ये करें कि आप देखिए कि दूसरे को नुकसान ना हो। ठीक है ना। नेगेटिव फ्रीडम से मुराद ये होती है कि आपको एक फ्रीडम है और लॉ ने आपको मना नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने मजे से वो किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ सही तो नहीं है ना। ठीक है ना। लॉ आपसे कहते हैं मिसाल के तौर पे कि लॉ ने इजाज़त दी है कि आप जो है वो जो है मुल्क से बाहर रहें। तो ये आप सोचते नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, मैं मुल्क से बाहर चला जाऊंगा तो इनकी खिदमत कौन करेगा। आप नहीं जाते। ये आपके पास फ्रीडम तो है बाहर जाने की, लेकिन नहीं जाते। और अगर आप चले जाते हैं तो ये नेगेटिव फ्रीडम है। और आप सोचते नहीं मुझे नहीं जाना चाहिए, तो ये पॉजिटिव फ्रीडम है। ठीक है ना। क्लियर है। अब क्या है, हैगल की जो फ्रीडम है, आगे बढ़े, एरो से चलें, एरो बने हुए ना, एरो से चलें। उनसे फोकस नहीं किया नेगेटिव फ्रीडम पे। नेगेटिव फ्रीडम को आपको बताएं, इसको सब्जेक्टिव डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। अगर वो कहता है हैगल नेगेटिव फ्रीडम में जो आपके पास एक राइट है, आपको उसमें प्लस कर दें रैशनैलिटी और रीजंस और नॉर्मेटिव, इसको, तो ये बन जाएगी ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या, एक फ्रीडम है आपको, अगर उस फ्रीडम में आप प्लस कर दें नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव माने होता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव रैशनैलिटी और रीजंस को ऐड कर दें नेगेटिव फ्रीडम में, तो पॉजिटिव फ्रीडम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। आप बाहर जाके रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसमें आप प्लस कर दें माँ बाप के हुकूक, तो क्या होगा, आप नहीं जाएंगे बाहर। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं।
बाहर जाना आपकी आज़ादी है, चाहे कौन लॉ मना नहीं कर रहा आपको, लेकिन आप सोचते हैं माँ बाप के हुकूक हैं, मैं उनकी खिदमत करूँ, तो आप क्या करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ, प्लस कर दिया हमने नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव माने क्या होना चाहिए, ठीक है। रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है कि इमोशनल का ऑपोजिट है। ये आदमी इमोशनल है तो उसका उलट क्या है, ये आदमी रैशनल है। रैशनल मतलब जो आदमी कैलकुलेशन के हिसाब से काम करे, क्या अच्छा है क्या बुरा है सोच कर काम करे, इसे कहते हैं रैशनल। खवातीन रैशनल नहीं होती, इमोशनल होती हैं, मर्द रैशनल होते हैं, ठीक है ना। और रीजंस का मतलब क्या होता है कि आप हर बार काम ये देखें कि ये रीजन तलाश करें कि ये सही है या गलत है। तो रैशनैलिटी और रीजन इससे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम है, इसको हम पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। हेगल ने पॉजिटिव फ्रीडम पे बात की है, ठीक है। बहुत आसान सी बात थी, समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। अच्छा, हेगल की इसी नेगेटिव फ्रीडम को समझते हैं। क्या नेगेटिव फ्रीडम, क्या आपका गोल है कि मैं रिच बन जाऊं, आपने तरीका है चोरी इस्तेमाल किया या आपने चीटिंग का तरीका इस्तेमाल किया, ये तो यानी आपने गलत किया, या क्योंकि आपने देखा कि कोई रोकने वाला नहीं है तो चीटिंग कर ली। एग्जाम में टीचर नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था आपको, आप अकेले थे क्लास के अंदर, जो इन्विजिलेटर था वो था नहीं, आपने चीटिंग से एग्जाम पास कर लिया, तो ये गलत है। या आपको पेपर मिल गया, किसी ने आपको पेपर दे दिया, ये पेपर आने वाला है, आपने तैयारी कर ली, ये गलत है। ये कोई चीज़ चुरा ली आपने, ये फार्मूला चुरा लिया, कोई किसी का कागजात चुरा लिए, पैसे चुरा लिए, जो भी चीज़ चुरा के आपने अपना मकसद हासिल किया है, तो ये नेगेटिव फ्रीडम है, चाहे कोई रुकावट है या नहीं है। क्योंकि ये काम उसी वक्त करते हैं जब आपको कोई रुकावट ना हो, नो ऑब्स्टिकल हो। जब अचीविंग में आदमी क्या करता है, तो वो जैसे आपके यहाँ रुकावट नहीं है स्विट्जरलैंड में पैसे रखने की और पनामा में पैसे रखने की, हमारे लोग पनामा में स्विट्जरलैंड में पैसे रखते हैं, रुकावट नहीं है इसलिए रखते हैं। स्विट्जरलैंड में हर बिजनेसमैन का, हर सियासतदान का अकाउंट है, कोई रुकावट नहीं है किसी किस्म की, ना लॉ की रिक्वायरमेंट है, ना किसी कोई मुश्किलात हैं, तो आदमी कर लो। यहाँ से रुकावट से मुराद ये नहीं कि लॉ ने मना किया हो। मिसाल की तरफ है, आपको यहाँ से घर जाना है, रुकावट ये है कि कर्फ्यू है, बाहर गोलियाँ चल रही हैं, तो आप नहीं जा सकेंगे, तो ये भी तो एक रुकावट है। या आपको बाहर एक आगे जाना है, गाड़ी में एक बैरियर लगा हुआ है, आप गाड़ी आगे ले जा नहीं सकते, तो ये भी रुकावट है। तो रुकावट ना हो, चाहे लॉ की या किसी किस्म की, और आप जो दिल चाहे आप करें, तो ये नेगेटिव फ्रीडम है कि आप कहते हैं रुकावट ही नहीं है, मैं करूँगा, कौन रोकने वाला है, ठीक है ना, मैं करूँगा, ठीक है ना। तो ये है। क्योंकि पॉजिटिव फ्रीडम के बारे में बताया मैंने क्या, कि वहाँ पे डिज़ायर और गोल्स को आप जो है वो रैशनल बेसिस पे, रीजंस की बेसिस पे हासिल करते हैं, ठीक है ना। और ये नहीं सोचते कि रुकावट है या नहीं है। अब जिना के लिए बहुत रुकावटें थी पाकिस्तान बनाने में, लेकिन जिना ने पाकिस्तान बना लिया, रुकावटों को नहीं देखा उसने देखा ये कि मुझे बनाना है पाकिस्तान। तो पॉजिटिव जो होता है फ्रीडम, ये देखती है कि क्या करना चाहिए, चाहे रुकावट है या नहीं है। और नेगेटिव फ्रीडम ये होती है, रुकावट है तो हम नहीं करेंगे, और रुकावट नहीं है तो मैं करूँगा, मैं मज़े करूँगा, जो दिल चाहे मैं करूँगा, ठीक है ना। ये चीज़ है, मेरी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ जाए। टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम और रैशनैलिटी में क्या फ़र्क है, इनके दरमियान क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है, ये भाई बहन है, मियाँ बीवी हैं, बाप बेटा है, माँ बेटी है, माँ बेटा है, बाप बेटी है, क्या है ये, इनका रिश्ता क्या है, फ्रीडम का और रैशनैलिटी का। तो हेगल कहते हैं इसको समझने के लिए हमें स्पिरिट को समझना होगा। स्पिरिट वही है, मैंने आपको बताया, माइंड, गाइस्ट माइंड को समझना होगा। वो कहता है स्पिरिट को समझने के लिए, जब हम स्पिरिट को समझते हैं, माइंड को समझते हैं, तो माइंड को खुद नहीं पता है कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है। माइंड, हम माइंड को समझने जा रहे हैं, और माइंड बेचारे को खुद ही नहीं पता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है। तो बताएं, हम माइंड को समझने जा रहे हैं, माइंड से सवाल कर रहे हैं और माइंड हमें जवाब दे रहा है कि मुझे खुद नहीं पता। फिर हमने कहा कैसे समझें, तो हमने कहा कि फ्रीडम और रैशनैलिटी का जो रिश्ता है वो स्पिरिट में छुपा हुआ तो है, लेकिन स्पिरिट को खुद नहीं पता है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा गोल ये होगा स्पिरिट का, दिमाग का, माइंड का, कि वो समझे रिश्ता क्या है फ्रीडम और रैशनैलिटी का, और वो समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, और याद रखें, स्पिरिट जो दिमाग होता है वो नॉन मैटर है, यानी वो फिजिकल चीज़ नहीं है। जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, चांद, सितारे, ये क्या है, फिजिकल है, मैटर है ये। और स्पिरिट मैटर नहीं होती, वो नॉन मैटर होती है। तो स्पिरिट क्या करता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है इसमें, मैटर में, ताकि वो अपने आप को समझ सके। मिसाल देता हूँ, ये इकबाल का ख्वाब है, स्पिरिट है। अब ये नक्शा इकबाल ने बनाया, अब इकबाल ने अपने ख्वाब को मैटर की शक्ल दी। अब समझ में आया इकबाल चाहते क्या थे, और ये सिर्फ दिमाग में ही होता तो चीज़ समझ, स्पिरिट को अगर समझना है तो उसको मैटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो जो चीज़ है, वो ये जो नक्शा है ये मैटर है, या गलती से मैंने नॉन लिख दिया है, ये मैटर है, ये नॉन मैटर नहीं, मैटर है। और ये नॉन मैटर है, क्या चीज़, स्पिरिट। स्पिरिट को अपनी इकबाल का ख्वाब कन्वर्ट हो गया नक्शे में, तो ये मैटर बन गया। तो आइडिया क्या होता है, स्पिरिट कहते हैं आइडिया को, माइंड को, गाइस्ट को, ये कन्वर्ट करते हैं हम मैटर में, तो आप उसको समझ सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ ना। ऐसे होता है कि आदमी ने ख्वाब देखा, अब वो ख्वाब देखने के बाद अक्सर हम उस ख्वाब को गौर से सोचते हैं, फिर कागज़ पर ड्रॉ करते हैं, तो हमें समझ में आता है हमने ख्वाब में क्या देखा। ठीक है, या हमारा कोई प्लान है, तो प्लान दिमाग में होता है, हम उसे ड्रॉ करते हैं, तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, सब आगे बढ़े। अब स्पिरिट का गोल क्या हो गया, कि वो अपने आप को सेल्फ कॉन्शियस जो है उसको, तो वो समझे उसको सेल्फ कॉन्शियस, और वो सेल्फ कॉन्शियस को समझने के बाद जो है स्पिरिट सेल्फ कॉन्शियस हो जाए। अभी तक वो सेल्फ कॉन्शियस उसके बारे में उसे पता ही नहीं है, और स्पिरिट चाहता है सेल्फ कॉन्शियस होना। सेल्फ कॉन्शियस से मुराद क्या, कि वो ये देखना चाहता है कि वो 100% वो अपने आप को इस्तेमाल कर सके, यानी एक आदमी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सके, जो कि अभी नहीं कर पा रहा है। वो तो हिडन है उसके अंदर, दिमाग के अंदर रैशनैलिटी और फ्रीडम, आज़ादी की बात आप उसी वक्त करते हैं जब आप कोई इंसान होते हैं, आज़ाद इंसान, इंसान आज़ाद होना चाहता है। कभी आपने देखा है कभी कुर्सी आज़ाद होना चाहती हो, नहीं ना। कोई टेबल आज़ाद होना चाहती हो, नहीं, इंसान आज़ाद होना चाहता है। और आप कहेंगे जानवर भी आज़ाद होना चाहते हैं, हाँ चाहता है, लेकिन जानवर के अंदर रैशनैलिटी नहीं होती। शेर लोमड़ी को खा जाता है, शेर क्या नाम है, उसको खा जाता है, अपने जानवरों को कच्चा खा जाता है। इंसान के अंदर रैशनैलिटी होती है, वो ये काम नहीं करता। समझ में आया, वो अगर काट के ज़िबा करके खाता है, तो ज़िबा करने से पहले पानी पिलाता है। ठीक है ना। तो हमें सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, हम रैशनैलिटी की भी तो बात कर रहे हैं। तो स्पिरिट का गोल क्या है, यानी माइंड का गोल ये है, मकसद ये है माइंड का, कि वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, और यानी उसको पूरी फ्रीडम पता लग जाए, पूरी रैशनैलिटी पता लग जाए। यानी क्या गोल है स्पिरिट का, कि मुझे फ्रीडम का बिल्कुल पता लग जाए, फ्रीडम, आज़ादी किसे कहते हैं, और रैशनैलिटी क्या है, और आज़ादी और रैशनैलिटी का रिलेशनशिप क्या है ये। और इससे क्या होगा, स्पिरिट फुली सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। फुली सेल्फ कॉन्शियस कब होगा स्पिरिट, जब उसको ये तीन चीज़ें पता लगेंगी, फ्रीडम, रैशनैलिटी के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज, फ्रीडम के बारे में एक, रैशनैलिटी के बारे में, और रैशनैलिटी और फ्रीडम के दरमियान जो रिश्ता है उसके बारे में, तीन चीज़ों का इल्म हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा स्पिरिट जो है वो सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा, और हम एक अच्छी सोसाइटी बना लेंगे। स्पिरिट्स वांट टू अंडरस्टैंड सेल्फ, स्पिरिट क्या है, अपने आप को समझना चाह रहा है। तो क्या होगा, स्पिरिट अंडरस्टैंड इटसेल्फ बाय क्रिएटिंग समथिंग एक्सटर्नल टू इट। मतलब जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल टू इट का मतलब क्या, वो अपने आप को मैटर में कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने अभी इकबाल की तस्वीर दिखाई, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, उससे समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्पिरिट का गोल क्या है, बिकम फुली कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस कब होगा, जब तीन चीजें समझ लेगा। तीन चीजें क्या है, फ्रीडम, रैशनैलिटी, और रैशनैलिटी और फ्रीडम का रिलेशन। फिर क्या होगा, कि स्पिरिट ये चीज़ें जब समझ लेगा, तो तो अपने आप को मैटर में समझने के लिए मैटर में कन्वर्ट करेगा। जब मैटर में कन्वर्ट कर लेगा, तो उससे उसका एक रूप आएगा आपके सामने। वो दो रूप होंगे, एक होगा ह्यूमन बीइंग और एक होगा नॉन ह्यूमन बीइंग। मिसाल के तौर पे नॉन ह्यूमन बीइंग क्या है, स्टार्स, माउंटेन, सोलर सिस्टम, अर्थ, ट्रीज, वाटर, फायर, ये सब क्या नॉन लिविंग थिंग ने रूप धारा, एक एक रूपी है। इस रूप से तो आपको क्या नाम है, रैशनैलिटी नहीं मिलेगी, ना फ्रीडम समझ में आएगी।
ह्यूमन बीइंग से आपको चीज समझ में आएगी। ह्यूमन बीइंग के अंदर दो चीजें हैं, होती हैं, एक थॉट और एक एक्शन। थॉट सोचता है, इंसान एक सोचता है, इंसान सोचता है और उस एक्शन लेता है। लेकिन जब वो बुनियादी इंसान होता है तो वो थॉट और एक्शन उस प्रॉपर नहीं ले पाता। उसकी अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम और रैशनैलिटी की कम होती है, क्योंकि अभी मैच्योर नहीं हुआ है। मैच्योरिटी चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। इसी तरह सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि पूरी सोसाइटी को टाइम चाहिए होता है। कितनी सोसाइटियां आई हजरत आदम से लेके अभी तक, अभी हजारों सोसाइटीज बनी। तो अब देखिए, अब जो मॉडर्न सोसाइटी है अब डिफरेंट है। ठीक है। हैगल कहते हैं कि उस जमाने में जब हैगल पैदा हुआ है तो वो कहते हैं कि मैं सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ जो सोसाइटी फुली मैच्योर हो चुकी है। लेकिन हैगल के बाद भी देखिए कितनी चेंजेस आई हैं। ठीक है ना। अभी भी चेंज और आएंगी चेंजेस मुस्तकबिल में। तो एक टाइम लगता है सोसाइटी को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए। तो स्टार्ट में जो इंसान पैदा होता है उसके पास जो अंडरस्टैंडिंग होती है फ्रीडम और रैशनैलिटी की, याद रखिएगा, वो क्या होती है, वो बिल्कुल जो है वो 5 से 10% होती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर होती है। स्पिरिट बिकम्स सेल्फ कॉन्शियस व्हेन स्पिरिट assume द शेप ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। अब ये जगह स्पिरिट जब कॉन्शियस होगा, सेल्फ कॉन्शियस होगा, जब वो इंसान का रूप धारेगा, सूरज चांद का नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम जैसे होगी वो डेवलप होगी थ्रू ह्यूमन बींग्स के से ही डेवलप होगी, और जानवरों से नहीं, दरख्तों से नहीं होगी। और अंडरस्टैंड कैसे कहेंगे, दिस अंडरस्टैंडिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड सोशल वर्ल्ड। जब ये कब होगा इंसान के अंदर, जब इंसान सोशल वर्ल्ड में आएगा, कल्चर में आएगा, लोगों में मिलेगा। अकेले कमरे में बैठ के नहीं हो सकता ये काम। जब कल्चर बनेगा, लोग आएंगे, सोसाइटी बनेगी, फिर क्या होगा, फिर वो हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी फ्रीडम क्या है। और वो भी इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि हमें टाइम चाहिए, हमें बहुत टाइम चाहिए सोसाइटी में रहने के बाद। कोई तकरीबन 30-40 साल से भी ज़्यादा एक पीरियड लगेगा। उसके बाद एक सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी। यही वजह है, हम देखते हैं एक नई सोसाइटी बनती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर एक और नई सोसाइटी बनती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर एक नई सोसाइटी बनती है। देखिए, पर्शियन एम्पायर था, आपके साथ क्या नाम है, इजिप्शियन एम्पायर था, और इस आपके बेजेंटाइन एम्पायर था, रोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर था। सब बदलते रहे ना। अब देखिए, अब नए रूप आ गए। तो ये सिलसिला प्रोसेस है और कंटिन्यू रहेगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं डायलेक्ट्स। ठीक है, डायलेक्ट्स कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। जो ह्यूमन ने शेप डेवलप कर ली, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी। अब क्या न्यू सिविलाइजेशन बनेगी, ये आखिरी 4 डब्बे समझने जो नीचे बने हुए। फिर वो सिविलाइजेशन खत्म होगी, फिर नई सिविलाइजेशन बनेगी, वो सिविलाइजेशन खत्म होगी, फिर नई बनेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसी को डायलेक्ट करते हैं। और एक वक्त आएगा कि सोसाइटी फुली मेच्योर हो जाएगी। सोसाइटी में कौन लोग रहते हैं, इंसान। इंसान सारे मेच्योर हो जाएंगे और सोसाइटी जो है वो फ्रीडम और क्या नाम है, रैशनैलिटी को एंजॉय करिए। याद रखिएगा, एक आदमी फ्रीडम से मुराद क्या है, एक आदमी अपनी आज़ाद उस आदमी को कहते हैं जो अपनी हर तरह से आज़ाद हो। आज़ाद से मुराद ये नहीं कि मैं आज़ाद हूँ, नहीं, मैं दिमागी तौर पे आज़ाद हूँ, मेरी फ़िक्र आज़ाद है, मैं आज़ादी को पसंद करता हूँ, मैं दूसरों को आज़ादी देता हूँ। और क्या नाम है, जैसे शौहर बीवियों को आज़ादी नहीं देते, वो उन्हें, ऐसे लोगों को आज़ाद नहीं कह सकते, इसलिए कि वो दिमागी तौर पे आज़ाद नहीं है, कंजर्वेटिव हैं, छोटे जहन के लोग हैं। ठीक है ना। तो एक फ्रीडम और उसके साथ साथ रैशनैलिटी, यानी फ्रीडम के साथ साथ रैशनैलिटी, मतलब क्या, इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल नहीं होने को कहते हैं रैशनैलिटी। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हैगल की थ्योरी में। एक तो फ्रीडम, आज़ादी, और दूसरी आज़ादी के साथ साथ रैशनैलिटी। अगर आज़ादी के साथ रैशनैलिटी होगा, इंसान सही होगा। आज़ादी के साथ इमोशनल होगा तो रेप भी कर रहा होगा, कत्ल भी कर रहा होगा। सही है ना। तो आज़ादी के साथ हमेशा रैशनैलिटी का बहुत बड़ा रिलेशन है। रैशनैलिटी माने इमोशंस नहीं। अब आदमी रेप करता है, मर्डर करता है, इमोशंस में करता है। भाई खूबसूरत लड़की देखी तो रेप कर लिया, इमोशंस हैं आपके। रैशनल आदमी ये काम नहीं करेगा, कहेगा नहीं, गलत है। ठीक है। तो आज़ादी अगर इमोशन के साथ हो तो बड़ी खतरनाक है। आज़ादी रैशनल के साथ हो तो ठीक है। वही हैगल कहते हैं, आज़ादी को समझो, रैशनलिटी को समझो, फ्रीडम को समझो, रैशनलिटी को समझो, और रैशनलिटी और फ्रीडम के दोनों के रिलेशनशिप को समझो। तो वो कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये एक स्पिरिट है, और इसको कन्वर्ट होगी जब ये मैटर में, तो मैटर में कन्वर्ट होगी तो सूरज, चांद, सितारे बने। सूरज बना
तारे बने, सितारे बने, बादल बने, पानी बना, आग बनी, लकड़ी बनी, दरख्त बनी। इन्होंने ये सब रूप धारा किसने? स्पिरिट ने। तो ये स्पिरिट वो चीजें हासिल नहीं कर सकी। जब स्पिरिट ने इंसान का रूप धारा तो उसके अंदर, इंसान के अंदर भी 5 से 10% ये चीज कम अज कम फ्रीडम और रैशनलिटी आई। बाकियों में नहीं थी, इंसान में थी लेकिन कम थी। लेकिन उसे जब वो सोसाइटी में आया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को ग्रो किया और फिर वो उसने एक वक्त आया कि वो फ्रीडम और रैशनलिटी हासिल कर ली। ठीक है ना? सही है नहीं? बस वही हमने कहा था नबी पाक का ज़माना था, खुलफा राशिदीन का ज़माना था। ये वो उस वक्त ये चीज़ें आ गई। और आज भी माशाल्लाह देखिए हम आज़ाद हैं। भले हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मुश्किल आती है लेकिन आज़ाद हैं, रैशनल हैं। ठीक है, बस समझ में आ गया? आगे डायलेक्टिकल प्रोसेस को आप समझ में आ गया किसे कहते हैं? यही प्रोसेस है क्या? सिविलाइजेशन बनना, फिर ख़त्म होना, फिर बनना, फिर ख़त्म होना, फिर बनना, फिर ख़त्म होना। उस वक्त तक चलेगा जब तक कि आप एक्चुअली फ्रीडम और रैशनलिटी को हासिल नहीं कर लेते। ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना? सीक्वेंस में, ये याद रखिएगा। इसी अमल को डायलेक्टिकल प्रोसेस कहते हैं। एक लफ्ज में बोलूँ तो डायलेक्टिकल प्रोसेस, और टुकड़ा में बोलूँ तो एक सोसाइटी का बनना, खत्म होना, बनना, खत्म होना, बनना, खत्म होना। अभी इंग्लिश को शॉर्ट करो ना, डायलेक्टिकल प्रोसेस का प्रोसेस बोलो। डायलेक्टिकल प्रोसेस क्या है? व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी क्या है? तो हमें पहला सवाल होता है हमारा, ये रियलिटी क्या है? हम एक थीसिस देते हैं मिसाल के तौर पे, उसका एक एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस होता है। मतलब क्या? हमने एक चीज़ बताई कि ये मिसाल के तौर पे ये होना चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि कोरोना के लिए का जो इलाज आया, उस लोगों ने कहा इसको हाइड्रो क्या थी वो दवाई थी, रेमडेसिविर, रेमडेसिविर का इस्तेमाल करें। लेकिन दूसरे डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ रेमडेसिविर का इस्तेमाल नहीं, ये भी करना है इसके साथ साथ। ठीक है, एंटीथीसिस आ गया। एंटीथीसिस का मतलब होता है जो एक क्लेम आया है कि ये करना है, एंटी क्लेम, उसका एंटी क्लेम कि नहीं ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर इन दोनों को समझ के जो हासिल किया जाता है उसको सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस बन जाता है, फिर सिंथेसिस का फिर थीसिस आ जाता है, फिर उसका एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस हो जाता है, फिर सिंथेसिस का थीसिस आता है, फिर एंटीथीसिस आता है, फिर सिंथेसिस आ जाता है, फिर सिंथेसिस का थीसिस आता है, फिर उसका एंटीथीसिस आता है। यानी ये अमल जो है चलता रहता है, चलता रहता है। इस तरह से आदमी डेवलपमेंट की स्टेज में आता है। हाउ टू, फिर आखिरी है हाउ टू अंडरस्टैंड रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्राडिक्शन। हमेशा याद रखिए जब भी कभी रियलिटी को समझना हो, यानी तो आप पहले एक थीसिस देते हैं तो उसका एंटीथीसिस जब आप देखते हैं तो आपको रियलिटी समझ में आती है। ठीक है ना? आप जैसे हम कहते हैं ना, बीवी जो है इसको समझ में नहीं आता कि शौहर कितनी खिदमत करता है। आप उसको उस वक्त समझ में आएगा कि जब उसको कॉन्ट्रोडिक्शन दे, उसको औरत के रूप से निकाल के मर्द बनाए और से कहें जा तू जाके जॉब कर। जब वो जॉब करेगी 9 to 5 और थक कर आएगी, अब वो औरत के रूप में तो नहीं है, मर्द के रूप में, तो फिर वो समझेगी मर्द क्या होता है, फिर मर्द को ही औरत इज्जत करेगी, यकीन माने। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया आपको, ये थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? थीसिस और एंटीथीसिस की अच्छाई ज्ञान जो निकालनी। थीसिस एक है, एंटीथीसिस है, दोनों में जो अच्छाइयाँ हैं उनको निकाल लेंगे, उससे कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद फिर एक थीसिस बनेगा, फिर उसका एंटीथीसिस बनेगा, फिर सिंथेसिस बनेगा। ये काम चलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह से डेवलपमेंट होती है, याद रखिए। और जब डेवलपमेंट पूरी हो जाती है तो डायलेक्टिकल प्रोसेस है, डायलेक्टिकल प्रोसेस है, वो खत्म होता है। याद रहेगा, आसान सी बात है। खत्म पे इनकी किताब फिलॉसफी ऑफ राइट, उसे पढ़ लीजिएगा। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो उसने दिया कॉन्सेप्ट, उसमें ये था कि नेगेटिव फ्रीडम, ये 15वीं और 16वीं सेंचुरी में थी जब आदमी अपना ही फ़ायदा सोचता था। उसका एंटीथीसिस आया, ये थीसिस था अपना फ़ायदा सोचना, एंटीथीसिस आया कि सब जो कि मॉरलिटी था, मतलब वो क्या था कि अपना फ़ायदा ज़रूर सोचो लेकिन देखो कि मेरे फ़ायदे से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मेरे फ़ायदे से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, एक आदमी रेप करता फिर रहा है, औरतें जो हैं वो उनकी तो नाजायज़ बच्चे पैदा कर रही हैं, तो भाई ये तो आपका राइट से बड़ा मिसयूज़ हो रहा है ना। तो क्या इसके बाद
सिंथेसिस क्या हुआ, इथिकल लाइफ आ गई। क्या कि आप जो है एब्स्ट्रैक्ट राइट का इस्तेमाल करें, लेकिन मॉरलिटी राइट को भी सामने रखें, और इथिकल मानी ड्यूटीज होती हैं। तो आप ये एक सिंथेसिस बन गया, समझ में आ गया। अब और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि इथिकल में लाइफ में भी क्या है। इसमें फैमिली है, जिसमें आदमी दूसरों के लिए जीता है, अपने दूसरों मतलब अपने घर वालों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता। ये एक हर आदमी का असूल होता है। मैं भी अपने लिए कुछ पहले सोचता था, अब नहीं सोचता। हर वक्त बीवी बच्चे माँ बाप दिमाग में रहते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर जब फैमिली से हम आगे निकलते हैं, हम सिविल सोसाइटी में आते हैं। सिविल सोसाइटी में हम क्या करते हैं, हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। बॉस को इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और ताकि हम अपना फ़ायदा सोचें। तो ये आ गया आपका एंटीथेसिस। स्टेट क्या था, थीसिस है। वो क्या है, वो कहता है स्टेट जो है सिंथेसिस है। उसमें क्या होता है स्टेट के अंदर कि हम ये देखें, लोगों का भला देखें, अपना भी भला देखें, लोगों का भी भला देखें। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं। एब्स्ट्रैक्ट राइट के बारे में आपको समझा दिया, मॉरलिटी राइट भी समझा दिया आपको मैंने, इथिकल लाइफ भी समझा दिया। तीनों समझ गए आप लोग, आसान है ये, क्लियर हो गया, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ जाऊँ। फैमिली है का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, और स्टेट का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और इथिकल वैल्यूज उसमें ज़्यादा होती हैं। अब आ जाए हेगल का जो कॉन्सेप्ट है, अ, अ, जो डेमोक्रेसी नहीं है उसके अंदर, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानता। उसके तीन कंपोनेंट्स हैं स्टेट के, मोनार्की, ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर। मोनार्की में क्या है, वो कहता है बादशाह का बेटा बादशाह, बेटा बादशाह, बेटा बेटा हुई जो हेरेडिटी होती है, मोनार्की होनी चाहिए। किंगडम, ब्यूरोक्रेसी में कहता है हेगल के ये यूनिवर्सल क्लास है, इसमें जो अपॉइंटमेंट होगा वो बर्थ की बेसिस पे नहीं होगा, जबकि मोनार्की में बर्थ की बेसिस होता है। बाप के बाद अकबर का बेटा जहांगीर बादशाह, जहांगीर का बेटा जो है वो शाहजहां बादशाह, शाहजहां का बेटा जहांगीर बादशाह। ये क्या है, बाय बर्थ है। तो लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी होती है ये बाय बर्थ नहीं होती है, ये मेरिट बेस्ड होती है। फिर वो बताता है लेजिस्लेचर के बारे में कि लेजिस्लेचर क्या होती है। लेजिस्लेचर आप समझते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। में क्या होता है, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस में वो कहता है हेरिडिटी की बुनियाद पे होगा कि अगर मैं अपर हाउस का मेंबर हूँ तो मेरे बच्चे इसके बाद मेंबर बनेंगे। एक, और इसके अंदर दूसरे लोग कौन शामिल होते हैं, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, वडेरे, ये लोग अपर हाउस में होते हैं। ठीक है, लोअर हाउस में क्या होता है, लोअर हाउस में ये डायरेक्ट इलेक्शन को नहीं मानते, क्योंकि डेमोक्रेसी को नहीं मानते ये। वो कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, नो डायरेक्ट इलेक्शन। लोअर हाउस में जो लोग आएंगे वो ऐसे होंगे कि मिसाल के तौर पे यूँ समझ लें कि आपकी एक क्लास है, एक गर्ल्स है, एक बॉयज़ हैं, 50 लड़कियां हैं और 100 लड़के हैं। तो हमने क्या किया, हमने 50-50 के सेक्शन बना दिए। तो 2 लड़के ले लिए 50-50 में से, और एक 50 की लड़कियों में से एक लड़की ले ली। अभी 3 आदमी हैं, 2 लड़के पूरे 100 लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक लड़की पूरी 50 लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 3 वोट देंगे। इसका मतलब हुआ, हो सकता है कि जो लड़की 50 को रिप्रेजेंट कर रही हो और वो वोट दे रही है इमरान खान को, हो सकता है इन 50 में 10 लड़कियां नवाज शरीफ को पसंद करती हैं, 10 लड़कियां पीपल्स पार्टी को पसंद करती हैं। लेकिन वो लड़की चूंकि रिप्रेजेंट कर रही है 50 को और वो लड़की इमरान को पसंद करती है, तो वोट इमरान खान को दे देगी। तो क्या होगा इससे कि 50 जो है कि वोट इमरान खान को मिल जाएंगे। इससे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो कि अयूब खान ने कराया था, आपको याद होगा, फातिमा जिन्ना के साथ। ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी में होता है कि आप अपनी मर्जी से हर आदमी वोट डालता है अपनी मर्जी से। मैंने इमरान खान को डाला, मेरा बेटा या मेरी घर वाले हो सकते हैं नवाज शरीफ को डालें। ठीक है ना। तो इसमें, जबकि इसमें ये होता है कि जैसे मैं अपने घर में हूँ, मेरी 2 बच्चे हैं, अम्मी हैं और मैं हूँ और मेरी वाइफ है। मैं जाके इन सब की बिहाफ पे मैं कहूँ कि मैं वोट डालूंगा इन सबका, तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, नो डायरेक्ट इलेक्शन। क्योंकि मेरी वाइफ पीटीआई को वोट नहीं देना चाहती, वो तो पीपी को वोट देना चाहती है, लेकिन मैंने, अम्मी देना चाहती है मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग को, और मेरे बच्चे देना चाहते हैं वोट मिसाल के तौर एमक्यूएम को। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो पीटीआई को दूंगा और इन सबका मैं नुमाइंदा हूँ। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में हर एक को अपना अपना वोट देने की इजाज़त होती है। तो लोअर हाउस में डेमोक्रेसी नहीं है इनकी यहाँ,
अपर हाउस में भी डेमोक्रेसी नहीं है, हेरिडिटी है और अमीर रो कर दिए जगह है। ब्यूरोक्रेसी तो आप समझते हैं, आप लोग ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। मोनार्की बादशाह को कहते हैं, लेकिन मोनार्की के लिए कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है बादशाह बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, एक पीएम भी होगा। जैसे ब्रिटिश में आप देखें पीएम है, होता है पीएम, मलका भी है। क्वीन एलिजाबेथ इतनी पावरफुल नहीं है जितना बोरिस जॉनसन है, वो पीएम है। इसलिए हम कहते हैं वहाँ पे मोनार्की तो है। मोनार्की माने किंगडम, किंगडम माने मलका और बादशाह, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मतलब क्या, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पीएम भी है और बादशाह है, और बादशाह सिर्फ एक नाम का है, सेरिमोनियल है। ठीक है, आई होप कि कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी और ज़्यादा आ गई होंगी, और यही आपकी सवाल था जिसका जवाब है ये। इसको समझिएगा और दुआ में याद रखिएगा और पढ़िएगा। दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना फ़िद दुनिया वल आख़िरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صل على محمد وصل على محمد وصل على محمد وصل على محمد وصل على محمد